योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में बात करेंगे खास वजह की। G20 की हम बात करना चाहेंगे और पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। दुनिया की वो ताकतें इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं जिन पर विश्व की दिनचर्या कहें, अर्थव्यवस्था कहें, तमाम राजनीतिक मुद्दे कहें, वो डिपेंड करते हैं। दुनिया की 3/4 जीडीपी, लगभग 85% के आसपास की जीडीपी इस G20 ग्रुप के पास ही है। लेकिन इसके क्या मायने हैं? भारत को ये मेहमाननवाजी का एक अवसर मिला है। क्या इसे बुनाया जा सकता है? द्विपक्षीय वार्ताओं का निचोड़ कुछ निकल पाएगा? यूक्रेन रसिया युद्ध, जिसमें कई बार मोदी ने इस बात को कहा है कि शांति से ही सब टेबल टॉक के जरिए चीजें निपटनी चाहिए, युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है। और बात अभी की नहीं है, महाभारत काल से यही बात देखा गया है कि युद्ध वजह है लेकिन उसका रास्ता निकलना चाहिए। खैर, हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए विदेश मामलों के राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर डॉक्टर करोड़ी सिंह जी जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ अर्थशास्त्री, राजस्थान विश्वविद्यालय की प्रोफेसर अर्थशास्त्र डॉक्टर अंशु जी जुड़ी हुई हैं, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजीव जैन साहब जुड़े हुए हैं। मैं करोड़ी सिंह साहब आपके पास में आना चाहूंगा। इस पूरे समिट को अगर हम देखें, अलग अलग सेक्टर के लोगों को जोड़ना, उस पर डीपली डिस्कशन होना, G20 का एक बड़ा आयोजन को लेकर के भारत में काफी लोगों में एक जिज्ञासा भी पैदा की गई कि G20 हो रहा है तो बहुत कुछ अद्भुत हो रहा होगा, वासुदेव कुटुंबकम को लेकर के। और जब एंड होने जा रहा है तो उस समिट के लिए दिल्ली किस तरह से दुल्हन की तरह सजाई गई है, मेहमाननवाजी के लिए जिस तरह से भारत को जाना जाता है, वो पलक पावड़े बिछाए हुए हैं। तो एक तो ये जानना चाहूंगा कि आम जन पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसका, और क्या वास्तव में हमें उस उत्सुकता के साथ ही देखना चाहिए जैसा अभी माहौल हम देख पा रहे हैं? देखिए योगेंद्र जी, जैसा आपने कहा कि इसके लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन की गई है। सैकड़ों मीटिंग हुई है अलग अलग सेक्टर्स की, अलग अलग सेक्शंस की, महिलाओं को लेके, यूथ को लेके, टूरिज्म को लेके, विदेश मामलों को लेके, आर्थिक विकास को लेके, संपोषित विकास को लेके, फाइनेंस को लेके बहुत मीटिंग हुई, सैकड़ों मीटिंग हुई है। उससे ये था कि सबमिट करें तो एक कोई महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट के रूप में लाए हैं, हम महत्वपूर्ण निर्णय लें जो पूरे विश्व को प्रभावित किए, भारत को भी प्रभावित करे। तो एक ब्रॉड बेस्ड कंसल्टेशन हुआ है। इसके साथ साथ इससे कुछ दिनों पहले एससीओ के समिट हुई और ब्रिक्स की समिट हुई, उनकी भी झलक इसमें प्रभावित कर सकती है किसी न किसी रूप में। तो एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है, और उन एक्सपेक्टेशन पे हम पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, ये एक विवादास्पद विषय हो सकता है कि हम एक्सपेक्टेशन पूरी करेंगे या नहीं करेंगे। यद्यपि G20 में राजनीतिक मुद्दों को अलग रखा गया है, इसके मैंडेट में केवल विकास, वित्तीय संबंधी ऐसे मुद्दे हैं। G20 को कोई शीत युद्ध का भार इस पे नहीं है, ऐसी पृष्ठभूमि नहीं है, जबकि G7 नेटो उन पे शीत युद्ध की पृष्ठभूमि है, इसलिए आशंकाएं रहती हैं। तो उस हिसाब से G20 है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा यह है कि और संगठन हैं 21वीं सदी के, जैसे ब्रिक्स है, एससीओ है, वो एक क्षेत्र विशेष के हैं या ग्लोबल साउथ के हैं। ये एक इंक्लूसिव, एक समावेशी संगठन के रूप में है। तो इस हिसाब से ये बहुत महत्वपूर्ण संगठन है। अब उपलब्धियां क्या होगी? हम भारत अच्छी मेहमान नवाजी कर रहा है। भारत हमारी संस्कृति का पार्ट है कि हमारे मेहमान कंफर्टेबल रहें, अच्छा रहें, लेकिन हमें इसको लेके उपलब्धियां क्या रहती हैं उसके आधार पे जज करना चाहिए। उपलब्धियां पूरी दुनिया के लिए, उपलब्धियां भारत के लिए, और उपलब्धियां जन सामान्य के लिए। तो इसमें अभी जो सामने चीजें आ रही हैं उसमें G7 में अमेरिका ने एक इनिशिएटिव लिया था कि पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, उसको G7 के पटल पे लाएंगे, उसका एक्सपेंशन करेंगे। दूसरा एक ऐसा बात सामने आ रही है कि ग्लोबल बायोफ्यूल इनिशिएटिव अलायंस की बात की जा रही है, ग्लोबल डिजिटल अलायंस की बात की जा रही है, और
मिडिल ईस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर की, तो ये सब मुद्दे तो आएंगे, लेकिन इस मुद्दों के अलावा हम गरीबी के लिए, या जो बहुत ही गरीबी की हालत में है, उनके लिए भी क्या कुछ सोचेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की यूएनडीपी की रिपोर्ट ये कहती है कि पिछले 4 साल से 165 मिलियन लोग हैं वो गरीबी में वापस धकेल दिए गए हैं। क्या उनको निकालने की बात होगी? संयुक्त राष्ट्र संघ ये भी कह रहा है कि 2030 तक 600 मिलियन लोग भुखमरी के शिकार रहेंगे। क्या उनको निकालने की बात है? मुझे लगता है वो बातें नहीं होंगी। हो सकता है हम ये कहें कि उनको निकालने के लिए ही हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं या ये इनिशिएटिव ले रहे हैं, वो एक अच्छी बात है, क्योंकि मीडिया का फोकस है वो राष्ट्राध्यक्षों पे है। लेकिन इसके साथ साथ संयुक्त राष्ट्र संघ के सेक्रेटरी जनरल भी आ रहे हैं, WTO की चीफ भी आ रही हैं, तो क्या उन पे भी फोकस होगा? क्या वो क्या सुझाव देते हैं उनको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ के जनरल सेक्रेटरी ने ये कहा है कि सितंबर है ये एक कूटनीतिक सरगर्मियों का है। अभी केन्या में इसी हफ्ते क्लाइमेट समिट हुआ है, इसी हफ्ते आसियान समिट हुआ है, इसी समय ईस्ट एशियन समिट हुआ है, और अब इसी नेक्स्ट वीक में G77 का समिट होगा। तो इतनी समिट एक साथ हो रही हैं, तो उनसे जन सामान्य के लिए क्या निकल के आएगा, ये मुद्दा हमारे लिए होना चाहिए कि भारत को क्या फायदा हो, दुनिया को क्या फायदा हो। जी योगेंद्र, बिल्कुल आप सही करें, क्योंकि कोई भी डिसीजन होता है जनता उससे प्रभावित होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अभी क्रिप्टो करेंसी की बात जो चल रही है कि उसे लीगलाइज किया जाए, उससे भी एक आम जन पे उसका असर पड़ता है, हो भारत में रहने वाले हो चाहे दुनिया के किसी भी मुल्क में रहने वाले हो। पिछले दिनों जब G7 की चर्चा, ब्रिक्स की जब चर्चा आई थी, तो ये कहा गया था कि अपनी एक करेंसी होनी चाहिए, वो डॉलर के मुकाबले इस तरह से किस तरह से मजबूती हो। चाइना की उसमें इंसेंटिव, उसमें आगे बढ़कर के भी अपनी पहल कर रहा था। उसकी वजह साफ थी कि डॉलर को कैसे पब्लिक डोमेन से एक कहूं कि बैलेंस किया जाए, कि दुनिया ग्लोबलाइजेशन में केवल उसी के भरोसे पे नहीं रहे। डॉक्टर अंशु जी के पास में जाना चाहूंगा मैं क्रिप्टो करेंसी की भी बात की जा रही है, क्योंकि इस मीटिंग के बहुत सारे रिजल्ट्स दुनिया की अर्थव्यवस्था पे भी प्रभाव डालेंगे, चाहे वो द्विपक्षीय वार्ता के जरिए हो। अगर कहीं पे भी कोई किसी भी तरह की डील होती है, जैसे अमेरिका के साथ में सबकी निगाहें टिकी हुई है कि ड्रोन्स को लेकर के भारत की डील हो सकती है, परमाणु रिएक्टर्स के लिए बात हो सकती है, नासा और इसरो के बीच में कुछ हो सकता है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो या फिर दूसरी चीजें हैं, वो प्रभाव उसका पूरा पड़ता है। तो एक अर्थशास्त्री के नजरिए से हम कैसे देखें इसे? नमस्कार, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि आज भारत की बहुत ही गर्व का विषय है कि विश्व के 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के नीति निर्धारक आज हमारे यहाँ मौजूद हैं। अंशु मैम, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, आप सेटअप से शायद डिस्टेंस है आपका। जी कंटिन्यू। अब आ रही है आवाज मेरी? जी मैम, जी। मैं सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आज बहुत ही हमारे लिए गर्व का विषय है कि भारत में विश्व के 20 प्रमुख देशों के नीति निर्धारक आज यहाँ मौजूद हैं, और वो विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के भविष्य की दिशा तय करने के लिए बात करने वाले हैं। तो ये बहुत ही हमारे सभी के लिए गर्व का विषय, जहाँ पर कि आज इंडिया को प्रेसिडेंसी मिली है G20 की, जो कि G20 99 में बना था, और जिसमें अपन देख रहे हैं कि ये पूरे वर्ल्ड की जो ग्रॉस प्रोडक्ट है उसका करीब 80% और इंटरनेशनल ट्रेड का 75% और पूरे विश्व की जनसंख्या का 2/3 हिस्सा इसका कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं G20 में। और ऐसे में जब आप बात कर रहे हैं कि नासा, इसरो, ये अभी हमने हाल ही में देखा कि चंद्रयान 3 की सफलता, जिसमें कि हमारे भारत को सफलता मिली है, जिसने कि चंद्रमा के साउथ पोल पर पहली बार चंद्रयान 3 ने सफल सॉफ्ट लैंडिंग की है। तो वो पूरा विश्व भारत की टेक्नोलॉजी को मान गया है, इसका लोहा मान रहा है। और आज हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत के साथ बहुत से देश साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, और बहुआयामी हमारी जो टेक्नोलॉजी और भी क्षेत्रों में है उसका भी वो चाह रहे हैं कि हमारे साथ साझेदारी में आगे बढ़े। तो ये एक टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस जो भारत ने की है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो किया है, वो डेफिनेटली भारत को बहुत आगे लेके भारत अन्य देशों के साथ, और जिसमें बहुत से विकसित देश
आगे आ रहे हैं और साथ में विकासशील देश भारत उनको भी साथ लेके, क्योंकि G20 में प्रमुख विकसित और विकासशील देश हाथ से हाथ मिलाकर साथ चलने की ही परंपरा रही है कि आगे बढ़े, सभी को साथ लेके। और सबसे बड़ी बात है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है भारत में। आप आज देख लीजिए कि आम आदमी, चाहे वो सब्जी वाला हो, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो, कोई भी, सभी पेटीएम, गूगल पे, यूपीआई, इन चीजों बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल। इसका मैं एक बीच में जिक्र करना चाहूंगा कि जो अतिथि आ रहे हैं उनके डिजिटल वैलेट में 1000 रुपए भी डाले जा रहे हैं ताकि वो भारत के इस डिजिटल प्रभाव को भी देख सकें। हाँ, तो ये बहुत बड़ी वो देखना, यही बताया जा रहा है कि भारत आज डिजिटल तौर पर कितना स्ट्रॉन्ग और कितना डेवलप हो गया है। तो हम ये जब सारी चीजें आजकल, हमें अब कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आपके वॉलेट में है, और उससे तो वही जो बाहर से आने वाले हैं उनको भी बताया जा रहा है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन भारत में हुआ है और इसका फायदा अन्य देशों के साथ विकसित देश ट्रेड में भी इस चीज को लेके आ रहे हैं। तो बहुत जल्दी ये होगा कि हमें अपने साथ मनी कैरी नहीं करनी है, हमें अपने साथ पैसा नहीं रखना है, सिर्फ हमारा सारा डिजिटल ट्रांजैक्शन होगा, डिजिटल ट्रेड होगा और उसका ही फायदा होगा। और एक जो सबसे बड़ी बात है क्रिप्टो करेंसी में, इसमें भी रेगुलेशन आने की बात की जा रही है। क्रिप्टो रेगुलेशन को भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जल्द ही इस पर बात सहमति भी बनने वाली है, क्योंकि ये भी बहुत सी जगह कई बार नुकसानदायक भी हो जाता है और कई बार बहुत से, तो इसको रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। तो एक इकोनॉमी को समझने के लिए, और जहां पर कि एक इंडिया एक वाइब्रेंट इकोनॉमी है, ग्रोइंग फास्टेस्ट, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के तौर पर उभर रहा है, तो ऐसे में डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज सब हमारी तरफ देख रहे हैं और हमारे साथ ट्रेड, कॉमर्स, ट्रांजैक्शन इनमें आगे आना चाह रहे हैं। और इसमें आपने देखा ही होगा कि भारत सोलर गैस से, सोलर पावर से, विंड पावर से और बायो, इनसे जो भी इनके यहाँ पे हमारे यहाँ इंडस्ट्री चल रही है उनमें बहुत आगे बढ़ रहा है। और इसका भी फायदा और भी देश हमसे चाह रहे हैं कि हम साथ मिलकर इस और आगे बढ़ें। तो ये सब चीजें बिल्कुल कहीं कोई संशय नहीं है कि G20 समिट से भारत आज के बाद नई राहें और भी बहुत से देशों के साथ खुलने वाली है। बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्विपक्षीय वार्ताओं के जरिए भी कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ में भारत के संबंधों को साधने की कोशिश करेंगे। जी, कुछ कहना चाह रही है मैम? मैं कह रही हूँ ग्लोबलाइजेशन का एक सबसे बढ़िया ये हमको मिल रहा है कि ग्लोबल इकोनॉमी है, नाउ सिंगल इकोनॉमी, पूरी वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी एक है। तो वो इकोनॉमी आज इतनी बड़ी ग्लोबल इकोनॉमी आज हमारे देश में, यहाँ हम मिलकर उस पर चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सबकी निगाहें ये भी टिकी हुई हैं कि संपन्न राष्ट्र, क्योंकि भारत वसुधैव कुटुंबकम के साथ साथ एक दूसरी हमारी एक सोच जो हमेशा रही है वो रही है एक अंत्योदय की, कि अंतिम पंक्ति में अंतिम व्यक्ति जो खड़ा हुआ है उसके बारे में भी सोचा जाए, जिसका जिक्र अभी, यानी मेरा सीधा इशारा है गरीब तबका या गरीब मुल्कों के बारे में भी क्या कोई रिजल्ट इस तरह का निकल पाएगा या फिर उस पर कुछ सोच डेवलप हो पाएगी। क्योंकि अफ्रीकन कंट्रीज को भी जोड़ने के लिए एक बड़ी पहल की है भारत ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसको अगर सदस्यता मिलती है कि G21 होगा फिर ये, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिसपे भी सबकी निगाहें, दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। एक इस समिट के जरिए दुनिया के वो मुल्क विकासशील और विकसित राष्ट्रों की ओर अपनी नजरें गड़ा करके रखते हैं, उनसे एक उम्मीद करते हैं। तो यहाँ क्या वाकई उनकी ओर भी कोई सॉफ्ट नजरिया हो पाएगा, ये भी एक देखने वाली बात होगी। राजीव जी जैन साहब हमारे साथ में हैं। राजीव जी, बाइडेन G20 में और शी जिनपिंग और अगर पुतिन नहीं हो तो एक चर्चा बनेगी। हाँ, उनका रिप्रेजेंटेटिव वहां पे हैं, विदेश मंत्री भी है, चाइना के प्रधानमंत्री भी मौजूद रहेंगे, लेकिन उनकी उपस्थिति समिट में कहीं खलेगी? देखिए, तो एक अंतरराष्ट्रीय व्यू से अभी मैडम अंशु बता रही थी कि भारत के लिए बड़े गौरव की बात है इस तरीके का आयोजन होना, और उससे निश्चित रूप से हमारे देश को कुछ ना कुछ तो फायदा मिलेगा। जब इसमें दुनिया भर के बड़े मुल्कों के ये प्रतिनिधि आ रहे हैं, तो जैसे तकनीकी सहायता, वैज्ञानिक उपलब्धियां, जो भारत भी उसमें शामिल रहा है, और जो गरीब कल्याण वाली चीजें हैं, जैसे अभी प्रोफेसर साहब बता रहे थे, गरीबी और भुखमरी को लेकर भी इस पर काफी चर्चाएं होंगी। इससे पहले काफी तैयारियां इस समिट की गई थी, अलग अलग सेक्टर के आयोजन
अपने राजस्थान में भी हुए थे, कि इसमें उदयपुर, जयपुर, जोधपुर में भी अलग अलग सेक्टरों के यहाँ पर प्रतिनिधि आए थे उन देशों के। तो काफी इसकी तैयारी हुई, तो निश्चित रूप से हमारे देश को इससे फायदा मिलेगा। जहां तक आपने कहा कि कुछ बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष इसमें शायद शामिल हो पाए या नहीं हो पाए, उसका कुछ असर पड़ेगा। ये निश्चित रूप से असर की बात नहीं है, तो गौरव की बात है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, तो उसके बाद एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि का अलग तरीके का हम दृश्य भी देख रहे हैं। तो ये समिट भी होना उचित है, मतलब उसी छवि के रूप में हमको देखना चाहिए। देशवासियों के लिए तो एक गौरव की बात है, दिल्ली में इतना भव्य आयोजन हो रहा है, जो आपने भी देखा होगा समाचार पत्रों में, मीडिया में भी काफी आ रहा है कि दिल्ली को किस तरीके से सजाया गया है, क्या सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, तो काफी चीज है। तो इससे देशवासियों की निगाहें, जो हमारे देश के लोग हैं, उनकी निगाहें तो इस समिट पे लगी हुई हैं कि इसके क्या नतीजे आएंगे, कि इसमें क्या चर्चा होगी, नतीजों का क्या फलीभूत होंगे, वो किस रूप में आएंगे सामने। तो निश्चित रूप से योगेंद्र जी, ये एक आयोजन महत्वपूर्ण देश के लिए तो गौरव की और गर्व की बात है ही जी। बिल्कुल, निश्चित रूप से एक बड़ा आयोजन है। हालांकि एक यूं कहूं कि हर मुल्क को इसके आयोजन की एक वो मिलती है, लेकिन आपके पास आयोजन के आतिथ्य के लिए आपको एक अवसर मिलता है। भारत का नंबर आया, लेकिन भारत के जो अपना एक थ्योरी है वासुदेव कुटुंबकम, वो एक स्लोगन भी रखा है इसमें पहले दिन से। तो विश्व में एक भाईचारे की तरह रहे लोग, ये सीधी एक पहल है कि युद्ध को कोई जगह नहीं है। युद्ध किसी भी बात के सॉल्यूशन का कोई आधार नहीं है। मैं करोड़ सिंह जी के पास में जाना चाहूंगा सर, एक ऐसे अवसर पर भारत को मेहमानवाजी का अवसर मिला है, जिसको कर भी रहे हैं, जब रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। बाइडेन इसमें कई बार, यूरोपियन संघ ने भी इसको कई बार कहा है कि कंप्लीटली रसिया को आइसोलेट किया जाए। तो क्या लगता है आपको कि पुतिन और शी जिनपिंग की अनुपस्थिति में कुछ इस तरह की चर्चाएं भी वहां पे हो सकती हैं, क्योंकि हर प्रतिनिधि को, हर राष्ट्र अध्यक्ष को बोलने का अपना एक अवसर मिलेगा? देखिए योगेंद्र जी, भारत की मेहमान नवाजी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि हमारी संस्कृति का पार्ट है। भारत अपनी क्षमताओं का भी प्रदर्शन कर रहा है, भारत अपनी उपलब्धियों का भी प्रदर्शन कर रहा है। उसमें हो सकता है कि भारत में ज्यादा इन्वेस्टमेंट का वातावरण बने, क्योंकि भारत में कितनी क्षमताएं हैं, अभी तक की उपलब्धियां क्या हैं, एक दुनिया में एक मैसेज जाएगा। तो ये भारत के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन इसके साथ साथ दुनिया की आकांक्षाएं और आशंकाएं बहुत हैं G20 को लेकर। आकांक्षाएं ये है कि विश्व को क्या सुदृढ़ता लाएगा, विश्व अर्थव्यवस्था में सुदृढ़ता आएगी, क्या संपोषित विकास में एक मददगार होगा, किस सीमा तक मददगार होगा, कि इसकी उपलब्धियां क्या रहेगी, क्या कोई एक्शन प्लान, केवल प्रस्ताव आएंगे या कुछ प्रपोजल्स आएंगे, या कुछ एक्शन प्लान आएगा जिससे गरीब देशों को और जो दक्षिण के गरीब देश हैं उनको कुछ मदद मिल पाएगी। ये उनकी आकांक्षाओं पे कितना खरा उतरता है। दूसरा, आपने जो आशंकाओं वाली बात कही, वो निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो विकसित देश हैं, G7 वाले और नेटो के मेंबर हैं, वो ये चाहेंगे कि एक चाइना और रशिया को एक तरह से कॉर्नर किया जाए। और अगर इस तरह का कोई उनका अभिप्राय होगा तो एक सुदृढ़ता नहीं आके इसमें एकजुटता नहीं आएगी और एक ध्रुवीकरण का वातावरण बनेगा। और उस ध्रुवीकरण के वातावरण को अल्टीमेटली कहीं हम नए शीत युद्ध में कन्वर्ट न कर दें। अगर शी जिनपिंग आते और पुतिन आते, पुतिन की अपनी मजबूरियां हो सकती हैं क्योंकि वो एक युद्ध की स्थिति में है, लेकिन अगर शी जिनपिंग आते तो और ज्यादा अच्छा वातावरण बनता, बातचीत होती, कुछ निर्णय होता। क्योंकि चीन के प्रधानमंत्री कोई इतना महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले पाएंगे। तो कहीं ऐसा न हो कि विकसित देश हैं वो चीन को कॉर्नर करें या रशिया को कॉर्नर करें और एक विवादास्पद मुद्दा बन जाए। और हो सकता है कि जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हो उसमें भी बहुत से असहमति के पॉइंट आ जाएं और कहीं ये लिखना पड़े उसमें कि भाई ये चीज कंट्री इससे सहमत नहीं है, इस पॉइंट से बाकी लोग सहमत हैं। जैसा कि बेल्ट एंड रोड को लेके संघाई कोऑपरेशन में हुआ, भारत सहमत नहीं था बहुत सी बातों से। तो कहीं ऐसा न हो। तो एक सुदृढ़ता की जो आकांक्षा है, दुनिया के विकास के संपोषित विकास की तरफ ले जाने की आकांक्षा है, वो किस रूप में पूरी होगी। यद्यपि एक ये समावेशी संगठन है, निश्चित रूप से है,
लेकिन विकसित देशों का जो दृष्टिकोण है वो एक ध्रुवीकरण की तरफ न ले जाए और जिससे हम नए शीत युद्ध की तरफ न धकेल दिए जाएं, उसके लिए क्या प्रिकॉशन लेंगे। भारत निश्चित रूप से प्रिकॉशन ले रहा है। भारत वन फ्यूचर का इनिशिएटिव भी लेगा कि एक फ्यूचर हो विश्व का। भारत एक संतुलन का की भूमिका भी निभाएगा कि विकासशील और विकसित देशों में एक संतुलन बनाए। लेकिन इसके लिए एक ब्रिक्स देशों की जो जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन है उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट फ्रेज यूज किया है, कोऑपरेशन ऑन कंपटीशन। तो सब कंपीट कर रहे हैं, चीन है, अमेरिका है, यूरोपियन यूनियन है, वो चाहते हैं कि एक संपोषित विकास हो, तो ये कंपीट करें संपोषित विकास के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के, एक दूसरे के विरोध न करें, एक दूसरे से राइवलरी की भावना न हो, कंपीट करें। अमेरिका ने पहले एक इनिशिएटिव लिया बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, यूरोपियन यूनियन का है ग्लोबल गेटवे इनिशिएटिव, चाइना का है बेल्ट एंड रोड। तो ये कंपीट करें, एक दूसरे के राइवल ना बने और इनका एक कंपैरेटिव असेसमेंट होना चाहिए कि भाई कौन सा कितना ज्यादा हेल्पफुल है गरीब और अल्प विकसित देशों के लिए। अगर उस तरह की कंपटीशन की भावना के साथ कोऑपरेशन होगा तो बहुत अच्छा है, और अगर ध्रुवीकरण की तरफ जाता है तो वो आशंका अगर सही होती है तो ये बहुत खतरनाक स्थिति होगी पूरी दुनिया के लिए भविष्य में, क्योंकि जो वन फ्यूचर का इनिशिएटिव है वो डिफीट हो जाएगा। जी योगेंद्र जी। बिल्कुल, एक ऐसे वक्त ये आयोजन हो रहा है जब हम देखें कि रूस यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा है, भारत चांद पे अपनी धाक जमा रहा है और सोलर में भी सौर को लेकर सूर्य पे भी हम हमारी दमक बनाने वाले हैं। ऐसे में संपन्न राष्ट्रों के साथ में जो अंतरिक्ष विज्ञान या अनुसंधान में भरोसा रखते हैं, खासकर नासा, हम एक बड़े महत्वपूर्ण रोल प्ले करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता में मोदी और जब बाइडेन के बीच चर्चा होगी तो मुझे लगता है कि काफी महत्वपूर्ण ये हिस्सेदारी हो सकती है, क्योंकि दुनिया में कहीं पे भी किसी भी तरह का इंसिडेंट कोई भी होता है वो बदलाव की भूमिका में होता है, जिसके दोनों ही पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट में देखा जाता है। लेकिन हमारे लिए एक पॉजिटिव नजरिया है, श्रीलंका की उथल पुथल हो या फिर बांग्लादेश की स्थिति जैसी हो, पाकिस्तान, नेपाल जो हमारे नेबर कंट्रीज हैं, उनकी भी परिस्थितियां जिस तरह की रही है वो भी एक विश्व पटल के सामने छिपी हुई नहीं है। खालिस्तान की मांग को लेकर के ब्रिटेन में जिस तरह से अलगाववादी अपना पांव जमाने की कोशिश कर रहे हैं, कई बार हिंसक घटनाएं वहां अंजाम देते हैं। हालांकि मैं ऋषि सुनक का ट्वीट देख पा रहा हूं या उनका बयान देख पा रहा हूं, अधिकृत बयान, कि ब्रिटेन में हिंसा को कोई जगह नहीं है, लेकिन कहना और वहां पे इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं उनको खदेड़ना ये एक बड़ी बात होगी। चलिए अंशु जी के पास में एक बार फिर जाना चाहूंगा। मैं आर्थिक स्थिति की बात करें, ग्लोबलाइजेशन के इस युग में ऐसे समिट्स का महत्व तो होता है निश्चित रूप से, लेकिन क्या लगता है आपको कि एक रोड मैप जो तैयार होता है या ब्लूप्रिंट जिसको कहूं, उस पर टिक पाते हैं या फिर अपना अपना स्वार्थ को देख करके उससे किनारा कर लेते हैं, फिर उसमें रास्ता निकाल लेते हैं? नहीं, देखिए ग्लोबलाइजेशन का हम देख चुके हैं कि 91 से पहले LPQ था, तब था लाइसेंस, परमिट एंड कोटा, एंड LPQ चेंज होकर हुआ LPG यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो आज हम जब ग्लोबलाइजेशन चाहते कि सिंगल इकोनॉमी, क्योंकि अब बहुत आसान हो गया, हम यहाँ बैठे बैठे US से जुड़ना या जापान से जुड़ना बहुत आसान हो गया। तो कह रहे कि इसका फायदे नुकसान की जहाँ तक बात है तो मैं ये कहूँगी कि जो ये जितने भी राष्ट्राध्यक्ष आज यहाँ आए हैं और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की दशा और दिशा निर्धारित करने में इस प्रकार के आयोजन एक बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। और बहुत जरूरी है कि इस तरह के आयोजन होने से हमें एक दूसरे की पता चलती है, कमियां भी पता चलती है और खूबियां भी पता चलती है। और आज जबकि भारत ने विश्व में अपना स्थान एक बहुत ऊंचे उस पे पहुंच गया है, काफी यहाँ की इकोनॉमी बहुत राइज कर रही है, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का लिया जा रहा है, और ऐसे में ग्रीन टेक्नोलॉजी को भी प्रमोट किया जा रहा है, यानी एनवायरनमेंट को भी ध्यान में रखा जा रहा है। तो भारत ग्लोबल इकोनॉमी के तौर पर तो हम पूरे विश्व में साथ चलने में ही विश्वास रखते हैं, और ऐसे में हम अपने जो जितने भी विकासशील राष्ट्र हैं उनको भी साथ लेके चल रहे हैं।
कि जो गरीब देशों के जिनको कहा जाता है कि वो कहीं छूटने नहीं चाहिए, क्योंकि डेवलपमेंट तभी होगा जब पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट होगा पूरे वर्ल्ड का। क्योंकि ये कहा गया, जैसे बात करें ना डिजिटल वाले की, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, तो उसमें है कि सबसे बड़ा आप ये देखिए कि आज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होने से जो सरकार का पैसा वो सीधे अकाउंट में आ रहा है, यानी बिचौलियों से मुक्ति मिल गई है, मीडिएटर से हम फ्री हो गए हैं। तो ऐसे में करप्शन में भी बहुत कमी आ रही है, डायरेक्ट एक लाभार्थी को पैसा उसके अकाउंट में पहुंच रहा है। ऐसे में ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट माना जा रहा है। और बिल्कुल टेक्नोलॉजी और ट्रांसपेरेंसी का यहाँ पे एक ये कहूँ कि दोनों के बीच एक अच्छा सामंजस्य कहा जा सकता है इससे। जी बहुत अच्छा है। जी जी राजीव जी, आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से मीडिया के नजरिए से देखें या फिर जो आयोजन है उसको एक हाइप जिस तरह का मिला है, चौराहे पे चर्चा है कि G20 है, दिल्ली के लोग जाम हैं, तो हम लोगों की एक उत्सुकता बढ़ गई है कि इसका रिजल्ट को लेकर के लगता है आपको कि हाँ, आम आदमी की निगाहें इस पे टिकी हुई कि निकल के क्या आएगा? नहीं, बिल्कुल योगेंद्र जी, आम आदमी की निगाहें इस समिट पे लगी हुई है। जिस तरीके से मीडिया में पिछले आप 2-3 महीने से देख लीजिए, बड़े उत्सुकता से लोग इंतजार कर रहे थे। और देश में, दिल्ली की छोड़ो, आप दूर दराज के गाँवों में बैठा होकर आज मीडिया सब जगह पहुंच गया है। तो पिछले दिनों मेरी कहीं बात हो रही थी किसी ग्रामीण इलाके में, तो वहां भी ये चर्चा हो रही थी कि अब तो देखो मोदी जी का G20 होने वाला है, देश को इससे क्या फायदा होगा, क्या होगा। तो ये उत्सुकता का जो माहौल है ही। उससे पहले चंद्रयान की जो लैंडिंग हुई और बाकी जो चीजें चल रही हैं, वैज्ञानिक उपलब्धियां भी भारत की बहुत उपलब्धि कारक है, जिसपे लोग गर्व भी कर रहे हैं कि आज दुनिया में भारत एक, जो जैसे अभी मैडम बता रही थी कि दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था भारत की बनती जा रही है। तो निश्चित रूप से इन सब आयोजनों का एक अल्टीमेटली लाभ, अंत में लाभ तो जनता को मिलता ही है, निश्चित रूप से किसी भी माध्यम से मिले, लेकिन वो जनता के लिए ही सारी चीजें होती हैं। कोई भी चुनी हुई सरकार, उसका केवल व्यक्तिगत रूप से कोई नजरिया नहीं होता। वो चाहे जो बाइडेन हो, नरेंद्र मोदी हो या फिर दूसरों मुल्कों के राष्ट्राध्यक्ष हो, सीधा असर ये पड़ता है कि उस देश के साथ साथ विश्व आबादी पर हमारे इस कदम का असर क्या पड़ेगा। तो दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं G20 के इस समिट पर, और क्या निकल के आएगा। कुछ द्विपक्षीय वार्ताएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, उन पे भी बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है। जो बाइडेन की यात्रा जो है उसको लेकर के भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि इसका महत्व इससे और बढ़ जाता है, क्योंकि डिपेंड करता है कि पर्सन टू पर्सन आपके इसमें हिस्सेदार कौन बन रहे हैं। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, और हमारी इस खास पेशकश के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।